आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि निजी या प्राइवेट जमीन से खेत का रास्ता कैसे मिलेगा। ठीक है, निजी या प्राइवेट जमीन से मतलब होता है कि किसी की घर की जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है, और किसी की निजी जमीन है। उस जमीन पर से यदि कोई किसान रास्ता मांगना चाहता है तो वह रास्ता मांग सकता है और उस रास्ते का उपयोग अपने खेत पर जाने के लिए कर सकता है। और यदि उसको कोई अवरुद्ध करता है, उसको कोई रोकता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है और कैसे रास्ता लिया जा सकता है, इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दर्शकों देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से इन सारी बातों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये पूरा ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में हमने इस व्यक्ति को आवेदक बनाया है और इसको अनावेदक बनाया है। ठीक है, आवेदक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति परेशान रहता है या जिस व्यक्ति को रास्ता चाहिए वह आवेदक होगा, और जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही होने वाली है तो वह व्यक्ति जो है वह अनावेदक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि आवेदक की जो जमीन है वह यह खेत है। ठीक है, खेत का नंबर जो है उसका 110। ठीक है, और अनावेदक का जो खेत है उसका खेत का नंबर है 112। ठीक है, अब इसके बाद में आवेदक और अनावेदक का जो गांव है वह यहाँ पर स्थित है। अब इनका जो गांव यहाँ पर स्थित है और उस गांव से लगी हुई ये सरकारी सड़क है जिसका नंबर है 108। ठीक है, 108 से लगा हुआ अनावेदक का खेत है और अनावेदक के खेत से लगा हुआ आवेदक का खेत है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है ये यहाँ से चलेगा, कहाँ से, इस गांव से चलेगा, तो ये सरकारी सड़क पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर वहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ से अपने खेत पर पहुँच सकता है। इस बीच वाली मेड़ पर से होकर के ये अपने खेत पर पहुँच सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अन्य का खेत है ना, ये खेत का नंबर 109 और ये 112। तो ये व्यक्ति जो है यह यहाँ से होकर के यहाँ पर आ सकता है। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने दिशा भी बताई है। ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, तो ये स्वाभाविक पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये तहसीलदार महोदय का न्यायालय है और ये उपखंड अधिकारी महोदय का न्यायालय है। इनके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब ये व्यक्ति जो है यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ से होकर के यहाँ अपने खेत पर पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर परेशानी कब उत्पन्न होती है कि इस व्यक्ति का जो रास्ता है ना, इस खेत पर जाने का जो रास्ता है, यहाँ पर जो है इस रास्ते को इस व्यक्ति के द्वारा, है ना, ये खेत का मालिक जो है ये अनावेदक है ना, तो इस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है कि यहाँ पर इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। चाहे उसको खोद कर किया गया हो या पत्थर डाल दिए गए हो या बागड़ लगा दी गई हो, है ना, तो यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के इस खेत पर पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि अपने इस खेत का सरकारी कागज अर्थात खसरा और विवरण निकालना होगा, इसका नक्शा निकालना होगा, इस पड़ोस वाले खेत का खसरा निकालना होगा, उसका भी नक्शा निकालना होगा, इस खेत का भी खसरा निकालना होगा, नक्शा निकालना होगा, और इस जमीन का भी खसरा और नक्शा निकालना होगा। उसके बाद में इस व्यक्ति को आवेदन पत्र जो है माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, है ना। कहाँ पर, तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र इस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा, जो कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संहिता की धारा रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए जो है वह 131 लागू होती है। आप आवेदन पत्र पर अगर धारा नहीं भी लिखेंगे, अगर आप किसी राज्य के निवासी हैं और वहाँ पर भी आपको इस प्रकार की खेत के रास्ते संबंधित कोई समस्या है, तो आप उस पर धारा नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको किस प्रकार से कार्यवाही करना है वो इस वीडियो में आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आवेदन पत्र जो रहेगा वह तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा इस आवेदक के द्वारा और इस अनावेदक के विरुद्ध, ठीक है। अपने आवेदन पत्र में इस व्यक्ति को यह बताना होगा कि मैं यहाँ से अपने गांव से चलता हूँ पश्चिम दिशा में, फिर यहाँ से मैं वापस पलटता हूँ दक्षिण दिशा में, फिर यहाँ से मैं पलटता हूँ पश्चिम दिशा में। यहाँ पर मैं अनावेदक के खेत का नंबर क्रमांक 112 और 109 की मध्य मेड़ से
पश्चिम दिशा में जाते हुए अपने खेत नंबर 110 पर पहुंच जाता हूं। लेकिन इस मार्ग को अनावेदक के द्वारा, है ना, उस आवेदन पत्र में लिखना है आपको कि इस मार्ग को अनावेदक के द्वारा अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 112, है ना, ये खसरा क्रमांक 112 और 109 की मध्य मेड़ पर, है ना, बीच की जो मेड़ है, इस मेड़ पर अनावेदक के द्वारा इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध कर दिया से मतलब है रोक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो अनावेदक जो है इसने रोक दिया है, इसलिए अब मैं अपने खेत पर नहीं जा पा रहा हूँ और ऐसी स्थिति में मैं अपनी खेती भी नहीं कर पा रहा हूँ। यदि मेरे द्वारा अपनी खेती नहीं की गई तो मेरे परिवार के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए श्रीमान से निवेदन है, तहसीलदार महोदय से निवेदन है कि आप मेरे खेत का रास्ता अविलंब खुलवाने की कृपा करें। ठीक है, इस प्रकार का आवेदन पत्र जब आवेदक के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष इस अनावेदक के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाएगा तो तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि तहसीलदार महोदय के द्वारा इस अनावेदक को सूचना पत्र भेजा जाएगा और जो आवेदन इसने पेश किया है और जो दस्तावेज इसके साथ में लगाए, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन दस्तावेज की एक प्रति भी इसको दी जाएगी। उसके बाद में यह व्यक्ति जो है यह अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है तहसीलदार महोदय के समक्ष। जब यह व्यक्ति जो है अपना जवाब तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तो तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि इस खेत का मौका निरीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? मौका निरीक्षण करेंगे। जो प्रकरण इस व्यक्ति ने तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया है, जो जवाब इस व्यक्ति ने तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, उन दोनों के प्रकरण को लेकर के तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि इस गांव जाएंगे और इस गांव में जाने के बाद में यहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी है राजस्व से संबंधित, जैसे कोटवार वगैरह, पटवारी वगैरह जो रहते हैं, उनको लेकर के ये इस रास्ते का निरीक्षण करेंगे कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति का रास्ता यहीं से है या फिर अनावेदक ने जो बताया कि इसका रास्ता जो है, इस व्यक्ति का जो रास्ता है यहाँ से न होकर कहीं और से है ना। तो उन दोनों स्पॉट का, उन दोनों जगह का तहसीलदार महोदय जो है वे निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में यदि तहसीलदार महोदय को ऐसा लगता है कि नहीं इस व्यक्ति का जो है, इस आवेदक का जो है रास्ता यहीं से है, इस प्रकार से ही इसका रास्ता है और इस रास्ते को इस अनावेदक ने जो है यहाँ से बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक है ना। अंतरिम आदेश से मतलब ये होता है कि जब तक वह केस चलेगा, जब तक ये व्यक्ति जो है अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, अपनी गवाह प्रस्तुत करेगा और यह व्यक्ति जो है यह भी अपनी साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में जब इस प्रकरण का निराकरण होगा तब तक के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इस मार्ग की बाधा को तहसीलदार महोदय हटवा सकते हैं। ठीक है ना। इस बाधा को तहसीलदार महोदय हटवा सकते हैं और जब तक इस केस का निराकरण नहीं होता है तब तक के लिए ये आवेदक जो है यहाँ से इस प्रकार से इस खेत पर आकर अपनी खेती कर सकता है। ठीक है। यदि उस आदेश से कोई पक्ष असंतुष्ट है ना, जो अंतरिम आदेश जो किया है तहसीलदार महोदय ने, उस आदेश से यदि कोई पक्ष जो है, यह व्यक्ति जो है ये अगर असंतुष्ट है तो ये कमिश्नर महोदय के समक्ष निगरानी अर्थात पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। और अगर निगरानी में उस आदेश को, अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया जाता है तो उसके बाद में जो है फिर फाइनल आदेश जो होगा, अंतिम आदेश जो होगा, उसी के मुताबिक जो है, उसी के अनुसार जो है यहाँ का रास्ता खोलना या नहीं खोलना यह तय किया जाएगा। अब देखिए, अब यदि मान लिया जाए कि उस प्रकरण का जब निराकरण होता है और उस निराकरण में भी यह मान लिया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति का जो रास्ता है वह रास्ता यहीं से चलता है, ऐसे ऐसे आता है और ऐसे होकर के यहाँ पहुँच जाता है, ऐसा अगर तहसीलदार महोदय को लगता है कि हाँ वास्तव में जो है जो साक्ष्य आई है, जो गवाह आए हैं प्रकरण में, उन गवाहों ने भी यही बताया है कि ये रास्ता जो है ये यहीं से निकलता है, तो फिर तहसीलदार महोदय जो है दोनों पक्षों की गवाह लेने के बाद में इस निष्कर्ष पर अगर पहुंच जाते हैं कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति का जो है रास्ता यहीं से है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है उस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करते हुए यहाँ से रास्ता खुलवाने के लिए या परमानेंट उस रास्ते को भविष्य में भी यह व्यक्ति जो है किसी प्रकार से अवरुद्ध न करें, इस प्रकार का आदेश पारित कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि मौके पर रास्ता पुनः इस अनावेदक ने बंद कर दिया है अंतरिम आदेश पारित होने के बाद में, तो उस रास्ते को तहसीलदार महोदय जो है आरआई महोदय अर्थात राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय से खुलवाने के लिए आदेश कर सकते हैं और उसके बाद में इस व्यक्ति का जो रास्ता है वह यहाँ से खुल जाएगा। लेकिन यदि उस आदेश से भी, जो रास्ता यहाँ से खोलने का आदेश जो है तहसीलदार महोदय ने यहाँ से रास्ता खोलने का आदेश किया है,
और उस आदेश से यदि ये अनावेदक जो है यह नाखुश है, अर्थात यह जो है उस आदेश को मानता है कि ये आदेश जो है मेरे खिलाफ हुआ है, ये गलत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह उस आदेश के विरुद्ध उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। और उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जब अपील प्रस्तुत की जाएगी तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा इस आवेदक को भी रेस्पोंडेंट के रूप में सूचना पत्र जारी किया जाएगा और इस व्यक्ति का दोनों के पक्षों को सुनने के बाद में उस प्रकरण में, उस अपील में अंतिम निर्णय पारित किया जाएगा। जो यह भी हो सकता है कि हाँ वास्तव में जो रास्ता है वो यही है, या यह भी हो सकता है कि यहाँ पर इस आवेदक का कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा यदि आदेश उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा पारित किया जाता है और उस आदेश से यदि कोई व्यक्ति जो है वह नाखुश है, तो ऐसी स्थिति में वे लोग जो है वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो है वे पिटीशन दायर कर सकते हैं। ऐसा मध्य प्रदेश में प्रावधान दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में धारा 131 के विरुद्ध किसी प्रकार की सेकंड अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान MPLRC में, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में नहीं दिया गया है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।